एक असाधारण और क्लियर। यह कहानी मशहूर उपन्यास वर्सटाइल मेज से प्रेरित है। हमने इसे भारतीय अंदाज, नए नाम और देसी रंग में ढालकर फैनफिक्शन एडेप्टेशन के रूप में प्रस्तुत किया है। मूल अधिकार लेखक और प्रकाशक के पास सुरक्षित है। यह संस्करण केवल मनोरंजन के लिए है। अध्याय 408 ट्रांसफर विद्यार्थी अग्नि विद्यालय। छोटे शहरों में एक कक्षा में फायर एलिमेंट वाले छात्र कम होते थे, लेकिन मोती संस्थान, जिसने पूरे देश से बेहतरीन प्रतिभाओं को चुना था, में फायर एलिमेंट काफी आम था। ज्यादातर छात्र जो मुख्य परिसर में शामिल होने के योग्य थे, वे इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच चुके थे। इस स्तर पर सभी ने अब तक कुछ बचत कर ली थी, इसलिए अगर वे वाकई फायर एलिमेंट को जागृत करने के इच्छुक थे, तो वे आमतौर पर गाइडेड अवेकनिंग्स का उपयोग करते थे ताकि उन्हें अपनी पसंद का एलिमेंट मिलने की संभावना बढ़ जाए। इसलिए फायर एलिमेंट वाले छात्रों की संख्या बहुत थी। अब जबकि आदर्श रावत का डबल इन्नेट एलिमेंट्स का रहस्य खुल चुका था, उसे पता था कि अब छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। आखिरकार फायर एलिमेंट उसका मुख्य एलिमेंट था। अब समय था कि वह मुख्य परिसर में कुछ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करे जो उसे और बेहतर करने में मदद करें। उसकी फायर एलिमेंट नेबुला तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी। हालांकि वह अभी भी एडवांस्ड लेवल गैलेक्सिया हासिल करने से कुछ दूरी पर था, लेकिन खेती जैसी चीजें समय के साथ जमा होती हैं, इसलिए उसे अपने अगले के लिए तैयारियां करनी चाहिए थी। मोती संस्थान में फायर एलिमेंट के छात्रों को विशेष रूप से अग्नि विद्यालय के तहत रखा गया था। इसमें 2000 से अधिक छात्र थे। उनमें से 1000 से ज्यादा स्कूल में काफी सक्रिय थे और पिछले वर्षों में अनगिनत स्नातक हुए थे। आदर्श रावत ने सही समय चुना था। यह वह दिन था जब अग्नि विद्यालय के मासिक परीक्षण के परिणाम घोषित होने वाले थे। परीक्षण का उद्देश्य काफी सरल था, संसाधनों के वितरण को निर्धारित करना। जिनका रैंक ऊंचा होता, उन्हें ज्यादा संसाधन मिलते। इंटरमीडिएट लेवल से आगे के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा एक अथाह गड्ढे की तरह थी। इस लंबी खेती की यात्रा में अन्य छात्रों के बीच में खड़े होने के लिए प्रचुर संसाधन महत्वपूर्ण थे। आदर्श रावत एक ट्रांसफर विद्यार्थी था। परीक्षण में लगभग 1100 लोग हिस्सा ले रहे थे। चूंकि उसने पहले कभी किसी परीक्षण में भाग नहीं लिया था, वह रैंकिंग तालिका में सबसे नीचे था। 1100 से नीचे की रैंकिंग से मिलने वाले संसाधन काफी दयनीय थे। आदर्श रावत अग्नि विद्यालय के मुख्य हॉल में पहुंचा। यह हॉल अंदर और बाहर से लाल रंग का था। जैसे ही उसने उस आंखों को चुभने वाले रंग को देखा, उसे अवचेतन रूप से ऐसा लगा जैसे वह जगह जल रही हो। दीवारों और स्तंभों पर नजर डालते हुए वह आग की लहरों को देख सकता था। अलग कोण से देखने पर ऐसा लगता था जैसे लपटें हिल रही हों और जल रही हों। हॉल में सीटों की एक पंक्ति पूरी तरह से व्यवस्थित थी। जब आदर्श रावत पहुंचा, तो जगह पूरी तरह से भीड़-भाड़ और जीवंत थी। उसकी राहत की बात थी कि आगे देखने पर बहुत सारी लड़कियां थीं। आदर्श रावत को यह नज़ारा काफी पसंद आया। किसी तरह लड़कियों में एक गर्म, आकर्षक रवैया था, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने सभी ने फायर एलिमेंट जागृत किया था। आदर्श रावत ने एक खूबसूरत लड़कियों के समूह के साथ अपनी जगह चुनी। उसने गहरी सांस ली और एक मोहक खुशबू सूंघी, ज्यादातर गुलाब की, जिसमें कुछ अन्य इत्र मिले हुए थे। यह पूरी तरह से फायर एलिमेंट वाली लड़कियों की रोमांचक और उत्साही चीजों के प्रति इच्छा को उजागर करता था। अरे, तुम कुछ अपरिचित लगते हो। क्या तुम किसी दूसरे एलिमेंट से हो, जो यहाँ चुपके से हमारी दिया मेहरा के करीब आने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे इस रूप रंग के साथ, यह तो बस तुम्हारे सपनों में ही हो सकता है। सामने बैठी एक छोटे बालों वाली लड़की ने मुड़कर तिरस्कार भरे अंदाज में पूछा। आदर्श रावत को तुरंत अपना गुस्सा बढ़ता हुआ महसूस हुआ। यह उसी दिन दूसरी बार था जब कोई उसके रूप रंग पर संदेह कर रहा था। कितना अक्षम्य!
पहले एक नम्र लड़का था, अब एक लड़कों जैसी लड़की। हमने यह जगह एक साथ ली है। यह क्यों नहीं हो सकता कि तुम लड़कियां मेरे लिए आकर्षित हो? आदर्श रावत ने पूछा। उसके आसपास की लड़कियों ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उनकी आंखें एक ही बात कह रही थीं, बेशर्म बदमाश। आदर्श रावत को आश्चर्य हुआ कि सामने तिरछे बैठी एक लड़की, जिसके बाल रेशम की तरह चिकने थे, ने अपना सिर पीछे नहीं किया। वास्तव में आदर्श रावत की नज़र शुरू से ही उस पर थी। उसका हेयर स्टाइल काफी आकर्षक था। उसके बाल ऊपर की ओर चोटी में बंधे थे, जैसे कोई मुलायम घूंघट उसके सिर को ढक रहा हो। इससे उसे एक शालीन और कुलीन रवैया मिलता था। सच लड़कियों का स्वाद आमतौर पर बेहतर होता है। वह निश्चित रूप से उसके शब्दों से सहमत थी। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें पीछे कहीं और जगह ढूंढ लेनी चाहिए। यहां उपद्रव मत करो। यह जगह हमारी है। पिछले आधे साल से यही चल रहा है, लड़कों जैसी लड़की ने कहा। अगर मैं नहीं गया तो? आदर्श रावत ने उदासीन रवैये के साथ कहा। मैं तुम्हें बता दूं, मैं हर्षिता रावल अग्नि विद्यालय की रैंकिंग तालिका में 300वें स्थान पर हूं। मैं तुम्हें आसानी से पीट सकती हूं। मुझे मजबूर मत करो। हीलिंग एलिमेंट वाले लोग अपनी सेवाओं के लिए काफी पैसे लेते हैं, उस लड़की ने कहा, जिसने खुद को हर्षिता रावल बताया। हर्षिता, छोड़ो। कोई हंगामा मत करो, उस लड़की ने कहा, जो शायद दिया मेहरा थी। उसने अभी भी मुड़कर नहीं देखा। आदर्श रावत केवल उसका शालीन हेयर स्टाइल देख सकता था, जिससे उसका दिल खुजली कर रहा था। दिया, तुम इन परेशान करने वाली मक्खियों के साथ बहुत दयालु हो, इसलिए वे बार बार आते हैं। तुम्हें बस इसे अच्छे से सबक सिखा देना चाहिए, ताकि बाकी लोग यहां आने की जहमत भी न उठाए। मुझे सचमुच समझ नहीं आता कि तुम जैसी लड़की ने फायर एलिमेंट क्यों जागृत किया, हर्षिता रावल ने कहा। आदर्श रावत एक तरफ बैठकर सुन रहा था। वह यह देखने के लिए बेताब था कि दिया मेहरा नाम की लड़की कैसी दिखती है। दुर्भाग्य से उसने कभी अपना सिर पीछे नहीं किया। थोड़ी देर बाद अग्नि विद्यालय के एलिमेंटल निदेशक विक्रांत राणा हॉल में दंदनाते हुए आए। वह काफी दबंग थे। उनके प्रवेश करते ही हॉल में, जिसमें 1000 से ज्यादा छात्र थे, सन्नाटा छा गया। वह मंच पर गए और सीटों की पंक्ति अग्नि विद्यालय के छात्रों की ओर देखा। तुम में से आदर्श रावत कौन है? विक्रांत राणा ने पूछा। आदर्श रावत चौंक गया। वह भ्रमित नजरों के साथ खड़ा हुआ। सभी ने तुरंत उस पर अपनी नजरें केंद्रित की। यह काफी दुर्लभ था कि एलिमेंटल निदेशक 1000 से ज्यादा छात्रों के बीच किसी का नाम पुकारे। तो तुम नए ट्रांसफर विद्यार्थी हो? विक्रांत राणा ने पूछा। हाँ, आदर्श रावत ने सिर हिलाया। सेमेस्टर के अंत के करीब है, तुम क्या सोच रहे थे? यह जगह तुम जैसे बेकार लोगों का स्वागत नहीं करती जो इधर उधर भटकते रहते हैं, विक्रांत राणा ने बिना दया के कहा। विक्रांत राणा हमेशा से गर्म मिजाज के थे। जब उन्हें पता चला कि एक छात्र उनके विद्यालय में ट्रांसफर हो रहा है, तो उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया था। उनके आश्चर्य की बात थी कि उस छात्र का बैकग्राउंड काफी जबरदस्त था। डीन श्याम ने स्वयं आधिकारिक कागजी कार्रवाई संभाली थी, इसलिए वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। हालांकि अलग अलग एलिमेंट विद्यालय अलग अलग क्षेत्रों के अधीन थे। विक्रांत राणा को इस बात की परवाह नहीं थी कि उस लड़के का बैकग्राउंड कितना जबरदस्त था, वह अपने क्षेत्र में उस पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। उनके अग्नि विद्यालय में भले ही बहुत सारे छात्र हों, लेकिन केवल कुलीन लोग ही नामांकन कर सकते थे। अध्याय 409 अग्नि विद्यालय का प्रथम रैंक। आदर्श रावत अवाक रह गया। क्या यह आदमी कुछ ज्यादा ही गर्म मिजाज नहीं था? वह केवल एक अलग एलिमेंट में ट्रांसफर कर रहा था, फिर भी उसने पूरे विद्यालय के सामने उसे कचरा कह दिया। ठीक है, तो मैं यहीं बैठूंगा, सर, आदर्श रावत ने शांति से जवाब दिया, जो कभी कमजोर नहीं था।
आदर्श रावत को विश्वास नहीं था कि यह गोरिल्ला जैसा एलिमेंटल निदेशक उसे भगा सकता था, क्योंकि डीन श्याम ने उसकी प्रक्रियाओं में मदद की थी। विक्रांत राणा ने अपनी भौहें उठाईं। इस ट्रांसफर विद्यार्थी की हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की। अग्नि विद्यालय में हर छात्र उनके प्रति पूर्ण सम्मान दिखाता था, यहाँ तक कि शीर्ष 10 में शामिल वे भी, जिनका बैकग्राउंड जबरदस्त था और ताकत असाधारण थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो? विक्रांत राणा ने पूछा। बुरा नहीं, कम से कम मैं कचरा तो नहीं, आदर्श रावत ने जवाब दिया। इस महीने का परीक्षण खत्म हो चुका है। अपने आप को भाग्यशाली समझो। अगले महीने अगर तुम्हारी रैंकिंग अभी भी 1000 से नीचे रही तो तुम्हें अपने पुराने एलिमेंट में वापस लौटना होगा। यहाँ संसाधनों का वितरण मेरे जिम्मे है। मैं आसानी से तुम्हारे संसाधन छीन सकता हूँ, यह बहाना बनाकर कि तुम्हारा प्रदर्शन बहुत खराब है, विक्रांत राणा ने कहा। 1000? सर, मुझे लगता है आपने मुझे कम आंका है, आदर्श रावत ने हंसते हुए कहा। तो मुझे साबित करके दिखाओ, विक्रांत राणा ने ठंडे लहजे में कहा। मैंने यहाँ आने पर चारों ओर देखा था, लेकिन मेरे लिए अग्नि विद्यालय थोड़ा निराशाजनक है, आदर्श रावत ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? विक्रांत राणा ने आंखें फाड़कर पूछा। आपने कहा कि आप कचरा नहीं भर्ती करते, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि यहाँ बहुत सारे कचरे जैसे लोग हैं? या शायद यही आपका मानक है, आदर्श रावत ने जवाब दिया। आदर्श रावत आज वाकई अच्छे मूड में नहीं था। न केवल दिन में 2 बार लोगों ने उसके रूप रंग पर संदेह किया, बल्कि एलिमेंटल निदेशक ने उसे छात्रों के सामने कचरा कहकर डांटा। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मोती संस्थान के असुर राजा के रूप में वह नए छात्रों में विजयी हुआ करता था। डीन श्याम की नज़र उस पर रहने के कारण यहाँ तक कि शिक्षक भी उसके प्रति दोस्ताना थे। आदर्श रावत मौखिक रूप से लोगों को चकित करने में कभी पीछे नहीं रहा। उसके शब्दों ने तुरंत छात्रों के बीच एक बड़ी लहर पैदा कर दी। हॉल में बहुत सारे कचरे जैसे छात्र हैं। ये शब्द किसी खास व्यक्ति की ओर नहीं थे, लेकिन वास्तव में यह पूरे अग्नि विद्यालय और उसके सभी छात्रों को डांट रहा था। इसके अलावा उसने एलिमेंटल निदेशक को भी डांटा, यह कहकर कि उनकी शिक्षण विधि कचरा है। अचानक पूरा हॉल ऐसा लगा जैसे जल रहा हो। अगर कोई अपनी नजरों से आग बुला सकता तो आदर्श रावत अब तक राख में बदल चुका होता। आदर्श रावत ने असहाय रूप से कंधे उचकाए जब उसने एलिमेंटल निदेशक विक्रांत राणा का चेहरा लंबा होता देखा। शिक्षक ही वह था जिसने यह सब शुरू किया था। क्या वह यह उम्मीद करता है कि मैं बस समझौता कर लूं और उसके सामने झुक जाऊं? जादू शहर की संकट के बाद आदर्श रावत ने सीखा था कि किसी के प्रति विनम्र होने और सम्मान देने के कारक उम्र या पद नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग से अपेक्षित बुद्धिमत्ता और सहनशीलता है। विक्रांत राणा ने उसे सीधे डांट दिया था, जैसे कि वह यहाँ आने से पहले कोई बम खा चुके हों। स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त आदर्श रावत कैसे इसका जवाब नहीं देता? ठीक है, आदर्श रावत ने स्वीकार किया कि उसे यह तिरस्कारपूर्ण एलिमेंटल निदेशक बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करने की जहमत नहीं उठाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एलिमेंटल निदेशक ने दांत पीसते हुए दोहराया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस आदर्श रावत को खींचकर ले जाना चाहता हो और उसकी अच्छी तरह पिटाई कर दे। हॉल में एक बड़ा हंगामा मच गया। तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम बेकार ट्रांसफर विद्यार्थी? हम सबको कचरा कहने की हिम्मत कैसे की? अभी द्वंद्व करते हैं। अगर मैं तुम्हारे सारे दांत नहीं तोड़ सका तो मैं अपनी 400वें रैंक की जगह छोड़ दूंगा। मैंने कभी किसी को हमारे अग्नि विद्यालय में इतना उग्र व्यवहार करते नहीं देखा। शायद वह जीने से तंग आ चुका है, लेकिन फिर भी उसे दिमाग तो होना चाहिए। मैं शर्त लगाता हूं कि वह यहां सिर्फ हंगामा करने आया है। समीर जैन, तुम छात्रों में शीर्ष 100 में हो। क्यों न तुम उसे एक ही हमले में उड़ा दो? मुझे ऐसे ध्यान खींचने वालों से सबसे ज्यादा नफरत है। छात्रों में से कुछ आदर्श रावत को फायरी फिस्ट से उड़ाने के लिए बेताब थे। कुछ ने उसके पास आकर मांग की कि वह सभी से सिर झुकाकर माफी मांगे। हालांकि ज्यादातर लोग बस ठंडी मुस्कान के साथ खड़े थे, ट्रांसफर विद्यार्थी के हास्यास्पद शब्दों से ज्यादा परेशान नहीं थे।
यह बात समझ में भी आती थी। सभी लोग मोती संस्थान के मुख्य परिसर में दाखिल होने में कामयाब रहे थे। उन्हें और परिपक्व होना चाहिए था। केवल वे जो वाकई कचरा थे या बहुत घमंडी थे, जो किसी को इतना अज्ञानी होने की अनुमति नहीं दे सकते थे, वे गुस्से से भड़क उठे। बहरहाल ज्यादातर छात्र आदर्श रावत से बहस करने के लिए बहुत आलसी थे। अजीब, मैंने इतना कुछ बोल दिया, फिर भी वह पीछे मुड़कर नहीं देख रही, आदर्श रावत ने बड़बड़ाया, जबकि वह सबके ध्यान का केंद्र बना हुआ था। वही आकर्षक पीठ, वही शालीन हेयर स्टाइल। आदर्श रावत को यकीन था कि उसने सभी के दिल में बम की फ्यूज जला दी थी। यहां तक कि शांत स्वभाव वाले लोग भी उसकी ओर एक नजर डालते। आखिरकार दिया मेहरा नाम की लड़की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बीच हर्षिता रावल उसे अविश्वास के साथ देख रही थी। उसकी आंखें बस यही कह रही थीं, क्या यह लड़का सचमुच ऐसा है? हर्षिता रावल का आदर्श रावत से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। वास्तव में उसकी दयालुता ट्रांसफर विद्यार्थी को जल्द से जल्द अग्नि विद्यालय छोड़ने के लिए प्रेरित करने की कोशिश थी, वरना उसे निश्चित रूप से छात्रों के गुस्से का सामना करना पड़ता। खामोश, विक्रांत राणा की आवाज हॉल में गूंजी। उनकी ज्वलनशील आंखें आदर्श रावत को घूर रही थीं। सभी उनके शरीर से निकलने वाली तीव्र ज्वलनशील ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। हॉल तुरंत शांत हो गया। केवल सभी की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम मोती संस्थान अग्नि विद्यालय में हो। मैं, विक्रांत राणा, ने बहुत सारी महान प्रतिभाएं देखी हैं, लेकिन किसी ने भी तुम्हारी तरह मुझसे बात नहीं की। बहुत अच्छे, मैं देखूंगा कि तुम्हारे पास क्या है। प्रत्येक छात्र के परिणाम रैंकिंग तालिका में सूचीबद्ध हैं, पहले रैंक से लेकर 1149वें रैंक तक, विक्रांत राणा ने दृढ़ स्वर में कहा। जब विक्रांत राणा बोल रहे थे, तो एक भी छात्र ने कोई शोर करने की हिम्मत नहीं की। उनकी उपस्थिति उनकी तेज आवाज की तरह ही हॉल में गूंज रही थी। विक्रांत राणा ने छात्रों की ओर देखा और कहा, जितेंद्र चौहान, खड़े हो जाओ। भीड़ में एक लड़का जो काफी डरपोक लग रहा था, धीरे धीरे खड़ा हुआ। जब उसका नाम लिया गया, तो उसे कोई गर्व नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह छिपने की जगह ढूंढ रहा हो। वह अग्नि विद्यालय में आखिरी रैंक पर है, विक्रांत राणा ने आदर्श रावत से कहा। पूरब सिन्हा, तुम्हारी बारी, विक्रांत राणा ने कहा। हॉल की आखिरी पंक्ति में एक व्यक्ति जो कुछ उदासीन लग रहा था, अनिच्छा से खड़ा हुआ। वह मुस्कुरा रहा था, जो उसके घमंड को बिल्कुल छिपा नहीं पा रहा था। वह जितेंद्र चौहान नाम के छात्र के साथ एक बड़ा अंतर था। विक्रांत राणा ने पूरब सिन्हा की ओर इशारा करते हुए आदर्श रावत से कहा, वह पहले रैंक पर है। अध्याय 410, हद कर दी। विक्रांत राणा ने अपनी नजर जितेंद्र चौहान से पूरब सिन्हा की ओर की और बोले। उनके बीच का अंतर केवल प्रतिभा, बैकग्राउंड, मेहनत या भाग्य के कारण नहीं था, बल्कि उस अंतहीन प्रतिस्पर्धा के कारण था, जब 1147 छात्र, जिनका शुरुआती बिंदु एक जैसा था, एक साथ इकट्ठा हुए। यहां केवल ताकत की बात नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि पहले और आखिरी रैंक के बीच बहुत सारे लोग तुम्हारे हिसाब से बेकार हैं, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं इस महीने तुम्हें 100वें रैंक पर रखूंगा, ताकि तुम्हें पता चले कि अग्नि विद्यालय में उस रैंक पर एक छात्र को हर दिन कितना दबाव झेलना पड़ता है, विक्रांत राणा ने भारी स्वर में कहा। जब उसने एलिमेंटल निदेशक को इतना गंभीर देखा, तो आदर्श रावत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस तुरंत आंके जाने से नाराज था। हमें एक दूसरे से तलवारें निकालकर भिड़ने की जरूरत नहीं है। मैं अपने अग्नि विद्यालय में कोई खाली बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने जिन्हें पढ़ाया वे बहुत सारे कचरे जैसे हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम खुद को देखो जब वे तुम्हें हरा देंगे। विक्रांत राणा ने आदर्श रावत को छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। आदर्श रावत के पास कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि एलिमेंटल निदेशक इतना हठी था। उसे केवल इस बात पर हैरानी थी कि यह गोरिल्ला उसे 100वें रैंक पर क्यों रखेगा। विक्रांत राणा ने इस मामले पर और समय बर्बाद नहीं किया। उसे 1 महीने में नतीजा पता चल जाएगा। उन्होंने महीने की छात्रों की रैंकिंग की घोषणा शुरू की और फिर संसाधनों का वितरण किया। हमेशा की तरह आदर्श रावत हमेशा भीड़ को भड़काने में कामयाब रहा। सारा ध्यान हासिल करने के बाद वह काफी संतुष्ट था। उसने सामने बैठी हर्षिता रावल के कंधे पर थपथपाया और पूछा,
क्या तुम्हें लगता है कि मेरे उकसाने के बाद इस गोरिल्ला का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया है? उसने मुझे 100वें रैंक पर क्यों रखा? ऐसा लगता है जैसे मुझे काफी संसाधन मिल रहे हैं। हर्षिता रावल ने अपनी आंखें घुमाईं और सोचा, तो यह लड़का आखिरकार बेवकूफ ही है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि ऊंचे रैंक वाले आराम की जिंदगी जीते हैं? उन्हें नीचे रैंक वालों से अनगिनत चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ती हैं। जितना ऊंचा तुम्हारा रैंक होगा, उतनी ज्यादा चुनौतियां तुम्हें मिलेंगी। कोई तुम पर नरमी नहीं बरतेगा। यहां तक कि जब तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाए, अगर कोई तुम्हें द्वंद्व के लिए चुनौती देता है और तुम हार गए, तो तुम्हें अपनी रैंक उस व्यक्ति के साथ बदलनी पड़ेगी जिसने तुम्हें हराया। आमतौर पर एक ट्रांसफर विद्यार्थी के रूप में, अगर तुम में कुछ काबिलियत है, तो तुम बिना ज्यादा ध्यान आकर्षित किए आसानी से रैंक बढ़ा सकते हो। कोई तुम्हारे अस्तित्व को नोटिस भी नहीं करता, फिर भी तुमने सबसे खराब विकल्प चुना। सोचो कि अब कितने लोग तुम्हें पीटना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम मोती संस्थान में और रहना चाहते हो। मैं सुझाव देती हूं कि किसी और स्कूल में ट्रांसफर हो जाओ, वरना तुम्हारी बहुत बुरी गत बनेगी, हर्षिता रावल ने आदर्श रावत से कहा। हर्षिता रावल को वाकई लगता था कि आदर्श रावत अपनी हरकतों से मुसीबत मोल ले रहा था। यह सोचकर कि अगले महीने उसे बहुत यातना झेलनी पड़ेगी, हर्षिता रावल ने उसे एक सलाह दे दी। अरे, तो रैंकिंग के ये नियम हैं? मुझे चुनौतियां स्वीकार करनी होंगी? क्या इसका मतलब यह है कि मुझे बिना रुके सबके साथ भिड़ना पड़ेगा? आदर्श रावत ने हैरानी से पूछा। तुमने बिना सही स्थिति जाने इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत की? अब भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। आदर्श रावत ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए महसूस किया कि उसे अचानक सिर दर्द हो रहा है। इस बार उसने वाकई हद कर दी थी। उसे आज ही रैंकिंग तालिका के बारे में पता चला था, फिर भी उसे आश्चर्य हुआ कि रैंकिंग अनियंत्रित चुनौतियों के जरिए तय होती है। वह अगले महीने के लिए उन दिनों की कल्पना कर सकता था जब छात्र उसे सोते, खाते या किसी लड़की के साथ डेटिंग करते समय द्वंद्व के लिए चुनौती देंगे। शायद उसे डीन श्याम से मिलने जाना चाहिए और लाइटनिंग एलिमेंट में ट्रांसफर करने के लिए कहना चाहिए। उसे अब फायर एलिमेंट में रहने का मन नहीं था। आदर्श रावत काफी ताकतवर था, लेकिन अपनी पूरी ताकत का उपयोग किए बिना वह स्कूल के हर छात्र को हराने की संभावना नहीं रखता था। मोती संस्थान के मुख्य परिसर में कई विशेषज्ञ थे। यहां केवल इंटरमीडिएट मैजिशियंस को ही दाखिला मिलता था। इसके अलावा मुख्य परिसर के कई छात्रों ने दिए गए संसाधनों का उपयोग करके इंटरमीडिएट लेवल के शिखर तक पहुंच लिया था। निश्चित रूप से उनमें से कुछ के पास सोल सीड्स भी होंगे। ताकत के मामले में पूर्वी विक्रम वास्तव में उससे कमजोर नहीं था और उसका उपकरण उससे कहीं ज्यादा शानदार था। उसके पास विंग मैजिकल इक्विपमेंट जैसी शानदार चीज भी थी, सोल सीड की तो बात ही छोड़ दो। अगर ऐसे छात्र मौजूद थे जो उससे ज्यादा ताकतवर थे, तो उनके साथ निपटना मुश्किल होगा। तो अगर मैं 100वें रैंक पर हूं, तो क्या इसका मतलब है कि शीर्ष 100 में रैंक वाले मुझे चुनौती नहीं देंगे? आदर्श रावत ने पूछा। आदर्श रावत ने मान लिया था कि केवल शीर्ष 100 में रैंक वाले ही उसके लिए खतरा हो सकते हैं। बिल्कुल, कौन अपने से नीचे रैंक वालों को चुनौती देने की जहमत उठाएगा? न केवल वे द्वंद्व जीतने के बाद अपनी रैंकिंग नहीं सुधार सकते, बल्कि यह उनकी ऊर्जा की बर्बादी भी होगी, हर्षिता रावल ने कहा। आहा, यह तो अच्छा लगता है, आदर्श रावत ने राहत की सांस लेते हुए कहा। अच्छा, मेरे फटे में, तुम घमंडी बदमाश। वैसे, क्या मैं तुम्हें जानती हूं? तुम मुझसे सवाल पर सवाल क्यों पूछ रहे हो? मुझसे दूर रहो, तुम पागल, हर्षिता रावल ने गुस्से में चिल्लाकर कहा जब उसे अचानक कुछ समझ आया। आदर्श रावत हंस पड़ा। यह लड़कों जैसी लड़की वाकई काफी मजेदार थी। सभागार के बाद आदर्श रावत को आसानी से बारूद की तेज गंध महसूस हो रही थी। खुशकिस्मती से वह पहले फीस्ट ऑफ दी गॉड्स पहले ही भाग चुका था। छात्रों की नजरें ही उसे राख में बदल देने के लिए काफी थीं। मैंने सोचा था कि वह कोई बड़ा शख्स है, लेकिन वह भी कायरों की तरह भाग गया, हर्षिता रावल ने ठंडे हास्य के साथ कहा जब उसने आदर्श रावत को भागते हुए देखा। दिया मेहरा ने उस दिशा में नजर डाली जिधर आदर्श रावत भागा और धीरे से कहा, उसका नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तुम उसे जानती हो? हर्षिता रावल ने आश्चर्य से दिया मेहरा की ओर देखा। वह दिया मेहरा जिसे वह जानती थी, स्कूल की रैंकिंग तालिका में शीर्ष 10 प्रतिभाओं को भी नहीं जानती थी। वह उस लड़के का नाम क्यों याद रखेगी? दिया मेहरा ने सिर हिलाया और चुप हो गई। जैसे ही एलिमेंटल निदेशक चले गए, पूरा हॉल विस्फोट की तरह फट पड़ा।
लोगों के समूह अपनी आस्तीन चढ़ाकर उस जगह की ओर दौड़े जहां आदर्श रावत बैठा था। कमबख्त, वह भाग गया। वह कब गया? तुम लोग जो उसके पास बैठे थे, तुमने उसे क्यों नहीं रोका? हमें भी नहीं पता कि वह कब गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? जाओ, उसे चुनौती दो, वह अभी 100वें रैंक पर है। हम में से 9 लोग उसे आसानी से हरा सकते हैं। उसके पास हमारे साथ लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, जब तक कि वह संसाधन सौंपना नहीं चाहता, समीर जैन ने ठंडे लहजे में कहा। कमबख्त, समीर जैन ट्रांसफर विद्यार्थी के आने से पहले 100वें रैंक पर था। 100वें रैंक और 101वें रैंक को मिलने वाले संसाधनों में काफी अंतर था। समीर जैन बिना किसी कारण के 101वें रैंक पर धकेल दिया गया था, इसलिए उसके मन में आदर्श रावत के प्रति जो रंजिश थी, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। कुणाल शर्मा, क्यों न तुम उस लड़के को सबक सिखाओ? तुम्हें भी कुछ शोहरत मिलेगी। अग्नि विद्यालय में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। अगर हम अलग नहीं दिखे तो स्वर्ण अग्नि संघ के अस्तित्व के बारे में कौन जानेगा? मुझे 100 या उससे नीचे रैंक वालों में कोई दिलचस्पी नहीं है, कुणाल शर्मा नाम के व्यक्ति ने कहा। वैसे, क्या पहले नए छात्रों में आदर्श रावत नाम का कोई असुर राजा नहीं था? यह लड़का बहुत घमंडी है। क्या यह वही है? मुझे लगा था कि वह आदर्श रावत एक्सचेंज के दौरान मर गया था। मुझे नहीं लगता कि वे एक ही व्यक्ति। अध्याय 411, अपनी इज्जत का अपमान। रहोस्निधि, देखो, असुर राजा फिर से अपने रंग में है। उसने सार्वजनिक रूप से अग्नि विद्यालय के छात्रों को कचरा कहा और यहां तक कि एलिमेंटल निदेशक विक्रांत राणा की शिक्षण विधि पर भी संदेह किया। हा, जब असुर राजा आसपास होता है तब हमेशा कुछ मजेदार होता है। वनस्पति विद्यालय के व्याख्यान कक्ष में आरती गुप्ता ने खुशी खुशी अपने फोन पर खबर पढ़कर रहोस्नी गुप्ता को बताया। मोती संस्थान के मुख्य परिसर में ज्यादातर लोग अच्छे व्यवहार वाले थे। कभी कभी कुछ छात्र तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते थे, लेकिन आरती गुप्ता को लगता था कि वे बस दिखावा कर रहे हैं। आदर्श रावत पूरी तरह से अलग था। वह हमेशा कुछ महाकाव्य घटना को अंजाम देता था। जैसा कि असुर राजा से अपेक्षित था, उसने पहले ही दिन वापस आते ही ऐसा हंगामा मचा दिया। पूरा स्कूल फोरम इसकी चर्चा कर रहा था। प्रतिष्ठित खानदानों के लोग हमेशा मुख्य परिसर में कुछ शोहरत कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। वे हर तरह के दिखावे करते हैं ताकि सबका ध्यान खींच सकें। इस बीच यह लड़का, जो किसी गुट से नहीं है, हमेशा सुर्खियों में रहने में कामयाब हो जाता है। रहोस्नी गुप्ता मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हाँ, बिल्कुल सही। पिछले महीने रावत खानदान के सिद्धांत रावत ने एक स्वनिर्देशित और नकली राक्षस शिकार का ढोंग किया था, और चौहान खानदान और वर्मा खानदान के बिगड़ैल बेटों के बीच तथाकथित महाकाव्य द्वंद्व। वे असुर राजा की तुलना में इतने कमजोर थे। आरती गुप्ता हंसी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार उसने हद कर दी। रहोस्नी गुप्ता को आदर्श रावत के लिए चिंता होने लगी। मुख्य परिसर नील मोती परिक्षेत्र से अलग था। बाद वाला केवल नए छात्रों के लिए था, इसलिए वहां सभी हाल ही में हाई स्कूल से स्नातक हुए थे। वे ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचे होते थे। यहां तक कि जबरदस्त बैकग्राउंड वाले भी आसानी से खुद को उजागर नहीं करते थे। मुख्य परिसर में न केवल सभी इंटरमीडिएट मैजिशियंस थे, बल्कि उन्होंने समाज में एक निश्चित दर्जा भी हासिल कर लिया था। कुछ हद तक वे अलग अलग पक्षों और गुटों का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए यहां असाधारण प्रतिभा, जबरदस्त बैकग्राउंड और अविश्वसनीय ताकत वाले लोग थे। मुख्य परिसर के नियम भी काफी सरल थे। जब तक वे एडवांस्ड लेवल तक नहीं पहुंचते, वे स्कूल में जितना चाहें उतना समय खेती के लिए रह सकते थे। दूसरे शब्दों में, आप मुख्य परिसर में एडवांस्ड लेवल से नीचे हर तरह के दीवाने आसानी से पा सकते थे। रहोस्नी गुप्ता के मामले में यह मुख्य परिसर में उसका पहला साल था। अपनी प्रतिभा के बावजूद वह केवल 145वें रैंक पर थी। वह शीर्ष 100 में भी नहीं पहुंच सकी थी। फिर भी नए छात्रों के बीच उसका परिणाम काफी उत्कृष्ट था। आदर्श रावत अपार्टमेंट में वापस आने के बाद आराम से सोफे पर लेट गया और कुछ फल खाने लगा। यहां ज्यादा कुछ नहीं था, सिवाय ढेर सारे नाश्ते और फलों के जो रहोस्नी गुप्ता और आरती गुप्ता ने जमा किए थे। आदर्श रावत अपनी 2 प्यारी रूममेट्स के साथ शिष्टाचार के बारे में ज्यादा पंचायत करने वाला नहीं था।
वह केवल थोड़ी देर आराम कर पाया था कि उसे ललिता का संदेश मिला, जिसमें उससे नर्मल शिकारी संगठन में आने के लिए कहा गया था। आदर्श रावत को आखिरकार याद आया कि वह यहाँ काफी समय से वापस आने के बाद भी बुधा राम को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं कर पाया था। उस बूढ़े को निश्चित रूप से पता होगा कि वह जादू शहर में सही सलामत लौट आया है। आदर्श रावत घर से निकला और एक टैक्सी बुलाई। मुझे स्विफ्ट स्टार वुल्फ के लिए लाइसेंस कब लेना चाहिए? हर बार कहीं जाना हो तो टैक्सी बुलाना इतना असुविधाजनक है। पता नहीं, समन बीस्ट के लिए लाइसेंस लेने के लिए भी क्या लाइसेंस प्लेट लॉटरी से गुजरना पड़ता है? आदर्श रावत बड़बड़ाया। नर्मल शिकारी संगठन पहुंचते ही बुधा राम हमेशा की तरह उदास दिख रहा था, बार पर बैठा हुआ। शायद हाल में कारोबार ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। कोई गंभीर काम नहीं था और यहां तक कि वह जो चाय पी रहा था वह भी अब महंगी वाली नहीं थी। बुधा राम, मैं वापस आ गया, आदर्श रावत ने आकर्षक मुस्कान के साथ अभिवादन किया। तुम्हें जंगल में ही मर जाना चाहिए था, ताकि मेरा नर्मल शिकारी संगठन एक ज्यादा भरोसेमंद शिकारी को भर्ती कर सके जो कभी अपनी शिफ्ट न छोड़े, बुधा राम ने अप्रिय स्वर में जवाब दिया। हाँ, ऐसी बातें मत कहो, मुझे अभी भी यहाँ अपनी कुछ जीविका कमानी है। वैसे बुधा राम, मेरे पास कुछ अच्छा सामान है जिससे एक कवच उपकरण बनाया जा सकता है। आपके पास संपर्क हैं, मुझे किसी भरोसेमंद लोहार से मिलवाए ताकि मैं अपने लिए एक कवच सेट बनवा सकूं। वरना मेरी जान हमेशा खतरे में रहेगी, आदर्श रावत ने कहा। कवच सेट सस्ता नहीं आता, तुम्हारे पास पैसे हैं? बुधा राम ने भौहें उठाते हुए पूछा। मेरे पास कुछ है। मैंने अभी थोड़ा हंगामा किया है, तो अगर मेरे पास कोई शानदार उपकरण नहीं होगा तो यह कुछ परेशानी भरा हो सकता है। लक्ष्मी कौर ने विशाल नाग सौर के शव को संभाला था। उसने आदर्श रावत के खाते में 19 मिलियन रुपए ट्रांसफर किए थे। कोई दुर्लभ लूट या सोल एसेंस नहीं था। आदर्श रावत को काफी आश्चर्य हुआ कि वह शव अभी भी 19 मिलियन रुपए का था। खैर, एक कमांडो लेवल प्राणी को शिकार करना आसान नहीं था। कोई भी आसानी से उनके खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान गंवा सकता था। मैं अपने पुराने दोस्त को फोन करूंगा। तुम बस सामान और पैसे पूर्वी ओरिएंटल मीनार ले जाओ। चूंकि तुम वापस आ गए हो, मेरे पास तुम और ललिता के लिए संभालने के लिए अनुरोधों का ढेर है। बुधा राम ने कागजों का ढेर निकाला। कोई समस्या नहीं, आदर्श रावत ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा, जैसे कि वह कह रहा हो कि वह सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अनुरोध मिलने के बाद आदर्श रावत का चेहरा अजीब हो गया। ऐसा नहीं था कि अनुरोध बहुत मुश्किल थे, लेकिन गंभीरता से ये कैसे अनुरोध थे? सीवेज में जाकर एक रक्त चिह्नित विशाल आंख वाला चूहा पकड़ना, मुझे लगा था कि कोई भी शिकारी इसे आसानी से कर सकता है। और ये एक नया खरीदा हुआ पालतू जानवर भाग गया, खोया पाया अनुरोध। और ये क्या बला है? हमारी सुरक्षा राशि वापस लाने में मदद करो। बुधा राम, क्या आप इतने गरीब हो गए हैं कि ऐसे संदिग्ध अनुरोध स्वीकार कर रहे हैं? आदर्श रावत का जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। बुधा राम ने खासा। मैं कुछ दिन बाहर था तो मैंने अपने दोस्त से इस जगह को संभालने को कहा था। कौन जानता था कि वह ये सारा कचरा स्वीकार कर लेगा? नर्मल शिकारी संगठन की पूर्णता दर के लिए तुम हमारी एकमात्र आशा हो, क्योंकि तुम हमारे सबसे कमजोर शिकारी हो, बुधा राम ने कहा। ये अनुरोध ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार रुपए के हैं। क्या यह मेरे समय की बर्बादी नहीं है? आदर्श रावत ने कोसते हुए कहा। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह आसानी से 1 लाख रुपए के इनाम वाले अनुरोध को संभाल सकता था। मोती मुख्य परिसर में भले ही बहुत सारे इंटरमीडिएट मैजिशियंस हों, लेकिन सामान्य समाज में इंटरमीडिएट मैजिशियंस अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे। उनकी प्रवेश फीस मशहूर हस्तियों के बराबर थी। शिकायत करना बंद करो और इन्हें निपटाओ। जब कोई बड़ा पैसा वाला केस आएगा तो मैं तुम्हें दूंगा। वैसे तुम्हारा थोड़ा सा पैसा मेरे पुराने दोस्त से मदद मांगने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि उसकी फीस काफी महंगी है, बुधा राम ने अजीब से चेहरे के साथ कहा। वास्तव में वह भी मानता था कि ये अनुरोध संदिग्ध थे। ये उसकी स्वर्णस्तरीय सेवा के लिए अपमान थे। जब वह अभी अभी वापस आया था, तब कठिन श्रम करना
और पैसा केवल उसका महंगा किराया और रोजमर्रा के खर्चों को चुकाने के लिए ही काफी था। पुच्छछेदी नाग को हराने, विशाल नाग सौर को चकमा देने, काला टोटेम नाग को बचाने, रजत आकाशराज का पीछा करने की अपनी हाल की शानदार उपलब्धियों को याद करते हुए, और अब उसे किसी के पति की प्रेमिका ढूंढनी थी, खोया हुआ कुत्ता तलाशना था और बिजली के खंभों पर विज्ञापन चिपकाने थे। यह उसकी इज्जत का कितना बड़ा अपमान था। अध्याय 412 स्वागत दामाद। आदर्श रावत को लगने लगा जैसे वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा हो जहां से वापसी नहीं थी, क्योंकि वह और ललिता सड़कों पर उन संदिग्ध अनुरोधों को पूरा करने में व्यस्त हो गए। हालांकि जब उसने अगले साल की शिकारी प्रतियोगिता के बारे में सोचा, जिसमें अधिक अंक वाले शिकारी विभिन्न स्तरों में बांटे जाएंगे, उसने खुद को तसल्ली दी कि वह इन अनुरोधों को अंक जमा करने के लिए कर रहा है। खुशकिस्मती से उसके पास बुद्धिमत्ता की गोली ललिता थी, जिसने सभी अनुरोधों को बेहद आसान बना दिया। केवल एक हफ्ते में उसने सभी अनुरोध पूरे कर लिए और इनाम से कुल 5 लाख रुपए कमाए। पहले के समय में यह उसके लिए एक बड़ी राशि होती, लेकिन दुर्भाग्य से इंटरमीडिएट लेवल से आगे बढ़ने के लिए हर लेनदेन में लाखों या यहां तक कि बेहतर परिणाम के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत थी। उसकी शैडो एलिमेंट के लिए सोल सीड ढूंढने की उम्मीदें लगभग असंभव लग रही थी। अनुरोधों को निपटाने के बाद आदर्श रावत स्कूल लौटा और जल्दी ही उसे और बड़ा सिरदर्द हुआ। उसके लिए भेजी गई चुनौतियां उसके शिकारी संगठन के अनुरोधों के ढेर से भी ज्यादा थीं। खुशकिस्मती से चुनौतियां हर महीने की दूसरी और चौथी हफ्ते में निर्धारित थीं, वरना उसे अपने संसाधन चुनौती देने वालों को सौंपने पड़ते। स्कूल द्वारा दिए गए संसाधन काफी शानदार थे, जिसमें 3 कदम मीनार में खेती करने का मौका भी शामिल था। यह निस्संदेह आदर्श रावत के लिए सबसे आकर्षक इनाम था। यह खेती का पवित्र स्थल था। 100वें रैंक के लिए संसाधन भी काफी संतोषजनक थे। आदर्श रावत को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसे एक मैजिक एक्सेलरेटर दिया गया था। यह मैजिक टूल काफी अनोखा था। यह जादूगरों को उनके सितारों को अधिक कुशलता से संरेखित करने की अनुमति देता था, जिससे सुगम और कम टूटने वाले कनेक्शन सुनिश्चित होते थे। इस टूल का उपयोग करके अभ्यास करने से सीखने की दक्षता में काफी सुधार होता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सितारों को खींचने और संरेखित करने के लिए समय को कम कर सकता था। सीधे शब्दों में, यह टूल कास्टिंग गति को बेहतर कर सकता था। जादूगरों के बीच की लड़ाइयां जटिल लगती थीं, लेकिन वास्तव में बहुत सरल थीं। जो अपने प्रतिद्वंद्वी से तेजी से जादू डाल सकते थे, वे आमतौर पर बढ़त हासिल कर लेते थे। अगर आदर्श रावत जैसे किसी ने, जिसने अपने बेसिक लाइटनिंग और फायर स्पेल्स को चौथे स्तर तक बढ़ाया था, अपनी कास्टिंग गति को और बेहतर कर लिया, यहां तक कि वह हवा में हाथ फेरकर उन्हें डाल सके, तो वह उसी स्तर के जादूगरों के खिलाफ लगभग अजेय हो जाता। एक तरफ की बात, आदर्श रावत को यह जानकर काफी आश्चर्य हुआ कि स्कूल फायर एलिमेंट सोल सीड्स भी प्रदान करता था। हर बार जब रैंकिंग अपडेट होती थी, छात्रों को एक निश्चित मात्रा में सोल सीड पीसेस मिलते थे। एक बार जब वे पर्याप्त टुकड़े जमा कर लेते, अगर वे भाग्यशाली होते, तो वे उनसे एक फायर सोल सीड बना सकते थे। आदर्श रावत के पास अब एक सोल सीड पीस था। एक बार जब वह 10 टुकड़े जमा कर लेता, तो उसके पास गलाने के लिए पर्याप्त टुकड़े हो जाते। इसी तरह गलाने के लिए विभिन्न प्रकार की फायर एलिमेंट सामग्रियों की आवश्यकता होती थी। सामग्री जितनी बेहतर होती, सफलता की दर उतनी ही अधिक होती थी। अगर वह एक सोल सीड गलाने में कामयाब हो गया, तो यह उसकी ताकत को काफी हद तक बढ़ा देता। आदर्श रावत के पास पहले से ही रोज फ्लेम था, इसलिए एक और फायर सोल सीड गलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उसने फायर एलिमेंट सोल सीड पीसेस को शैडो एलिमेंट सोल सीड पीसेस के लिए बदल लिया। वह अपनी शैडो एलिमेंट को सोल सीड के साथ बेहतर करने के लिए उत्सुक था। समनिंग एलिमेंट के लिए कोई सोल सीड नहीं था, लेकिन एक समनर को चाहिए संसाधन अन्य एलिमेंट्स के बराबर थे, क्योंकि उनके जानवरों की नस्ल, आत्मा और मांस पहले से ही समझने और महारत हासिल करने के लिए बहुत कुछ था। आदर्श रावत के संसाधन अभी भी बहुत सीमित थे। वह एक युवा जानवर खरीदने का खर्च भी नहीं उठा सकता था, इसलिए उसका स्किल कॉन्ट्रैक्ट समनिंग अभी भी बेकार पड़ा था। बातचीत के बीच आदर्श रावत को पैसों की सख्त जरूरत थी। इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने पर आदर्श रावत के पास सुधारने के लिए बहुत सारी चीजें थीं। अगर वह अपने सभी एलिमेंट्स का पूरी तरह से उपयोग करने का रास्ता नहीं ढूंढ सका, तो वह स्कूल को कैसे जीत सकता था। इसलिए आदर्श रावत को स्कूल द्वारा दिए गए संसाधनों की वाकई जरूरत थी। वह उन्हें किसी भी तरह छोड़ने वाला नहीं था।
उसे चुनौतियों से निपटने का रास्ता ढूंढना था। शीर्ष 50 में आने वाले छात्रों को 2 सोल सीड पीसेस और एक फायर एलिमेंट मैजिक टूल दिया जाएगा। आरती गुप्ता, यह फायर एलिमेंट मैजिक टूल किस काम का है? आदर्श रावत ने पूछा। क्या तुम कोई एलियन हो? हर कोई जानता है कि फायर एलिमेंट मैजिक टूल तुम्हारी फायर एलिमेंट की खेती की दक्षता को बेहतर करने के लिए उपयोगी है। यह कुछ हद तक नेबुला टूल जैसा है। नेबुला टूल किसी की आत्मा को बेहतर करता है ताकि जादूगर की सामान्य कास्टिंग गति में सुधार हो सके। इस बीच फायर एलिमेंट मैजिक टूल विशेष रूप से फायर एलिमेंट को लक्षित करता है। यह नेबुला टूल के प्रभावों के साथ मिलकर काम कर सकता है। अपने आप में यह जो लाभ देता है वह काफी सामान्य है, लेकिन अगर एक उत्कृष्ट नेबुला टूल के साथ समर्थन किया जाए तो यह किसी विशेष एलिमेंट की खेती को काफी हद तक बेहतर कर देता है, आरती गुप्ता ने समझाया, जो अपने केले खाने में व्यस्त थी। समझा, तो यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। तो अगर मैं 3 कदम मीनार में खेती करूं, नेबुला टूल और फायर एलिमेंट मैजिक टूल दोनों के साथ, और फायर एलिमेंट की खेती पर ध्यान दूं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि यह आसमान छू लेगा? आदर्श रावत ने चमकती आंखों के साथ कहा। आरती गुप्ता ने सिर हिलाया। उसका गोलमटोल मुंह आधे केले से भरा हुआ था और वह अस्पष्ट आवाज में बड़बड़ाई, मुश्किल यह है कि इनमें से एक भी होना पहले से ही प्रभावशाली है और तुम दोनों को एक साथ जोड़ने की सोच रहे हो। क्या यह बहुत अच्छा नहीं लगता? 3 कदम मीनार में खेती करने का मौका पाने के लिए मुझे कौन सा रैंक चाहिए? आदर्श रावत ने पूछा। तुम्हारे अग्नि विद्यालय में मुझे लगता है कि तुम्हें शीर्ष 50 में आना होगा ताकि 3 कदम मीनार में एक दिन के लिए खेती कर सको। जितना ऊंचा तुम्हारा रैंक होगा उतना ज्यादा समय तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हारी ताकत के साथ यह काफी प्रभावशाली है कि तुम 100वां रैंक पकड़ सकते हो। शीर्ष 50 की तो बात ही छोड़ो, वहां हर कोई दीवाना है। तुम्हें वहां केवल तुमसे ज्यादा पागल और अमीर लोग मिलेंगे। अगर तुम्हारे पास उपकरणों का पूरा सेट नहीं है तो तुम्हें यह कहने की हिम्मत भी नहीं होगी कि तुम अग्नि विद्यालय में शीर्ष 50 में हो। खुद को देखो, एकदम गरीब, बिना किसी दिखाने लायक उपकरण के। तुम्हारा डबल इनेट एलिमेंट्स तुम्हें बहुत सारे हथियार देता है, लेकिन अगर किसी का रक्षात्मक उपकरण तुम्हारे लाइटनिंग एलिमेंट या फायर एलिमेंट के खिलाफ विशेष रूप से मजबूत हो तो तुम निश्चित रूप से हार जाओगे, आरती गुप्ता ने कहा। यह एक अच्छी याद दिलाई। आदर्श रावत ने गंभीरता से सिर हिलाया। आखिरकार वह कोई अमीर खिलाड़ी नहीं था। धनाढ़ लोगों की तुलना में उसे सबसे ज्यादा उपकरणों की कमी थी। उसका डबल इनेट एलिमेंट्स का फायदा किसी और के पूरे उपकरण सेट के खिलाफ कुछ हद तक बेकार हो जाता था। हर कोई पूर्वी विक्रम जैसा मूर्ख नहीं था जो विंग मैजिकल इक्विपमेंट पर इतना पैसा खर्च कर दे, जो जादूगरों के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में विशेष रूप से उपयोगी नहीं था। अगर उसने विंग मैजिकल इक्विपमेंट पर खर्च किए गए पैसे का उपयोग एक शक्तिशाली ढाल या जादुई कवच खरीदने में किया होता तो वह आसानी से आदर्श रावत के बेसिक स्पेल्स से बच जाता, जिससे आदर्श रावत के लिए उनकी लड़ाई जीतना और मुश्किल हो जाता। क्यों न तुम गुप्ता खानदान के दामाद के रूप में स्वयंसेवक बन जाओ? रहोस्नी दी का खानदान प्रतिभाशाली लोगों को प्रशिक्षित करने में बहुत मेहनत करता है। तुम्हारी असुर राजा की शोहरत के साथ मुझे विश्वास है कि वे तुम्हें उपकरणों का पूरा सेट प्रदान करने के लिए तैयार होंगे, आरती गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरा विचार नहीं, आदर्श रावत ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसकी आधी बंद आंखें बालकनी पर पौधों को पानी दे रही ग्लैमर्स रहोस्नी गुप्ता को घूर रही थीं।